प्रोग्राम बहुत बहुत वेलकम व्यूअर्स। मैं हूं कामरान शाहिद। दुनिया भर की न्यूज़ है, पाकिस्तान की डेवलपिंग स्टोरीज है, लेकिन आज जिस खबर ने पूरी दुनिया को जो है वो दुनिया के महवर बनी हुई है अटेंशन को, वो है नेल्सन मंडेला की डेथ। नेल्सन मंडेला एक तहरीक है, एक मूवमेंट है, सिर्फ एक शख्सियत का नाम नहीं, जिन्होंने 27 साल तक डिग्निटी के साथ एक रेशियल डिस्क्रिमिनेटरी हुकूमत के खिलाफ जेल में रहकर जो जंग जीती, वो शायद बहुत कम लोगों के हिस्से में आई होगी। आज जब उनकी डेथ हुई है तो पूरी दुनिया जो है सोगवार है, पूरी दुनिया ने उनको ट्रिब्यूट पेश किया है। हम आज का प्रोग्राम उनको डेडिकेट करते हैं। कल जब ये उनकी डेथ हुई, कल रात कोई 9 बजे के करीब, तो नन अदर देन साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने उसको अनाउंस किया। We will always love you, Madiba. May your soul rest in peace. God bless Africa. Kosi Sigaleli Africa. उन्होंने इसमें यह भी कहा कि आज जो है ग्रेटेस्ट सोल जो है साउथ अफ्रीका का, वो इस दुनिया से चले गए। हम एक छोटी सी उनकी ज़िंदगी के ऊपर एक रिपोर्ट है जो हम डेडिकेट कर रहे हैं नेल्सन मंडेला को, वो देखते हैं और वापस आते हैं। दुनिया में नस्ल परस्ती के खिलाफ जंग में देवता की हैसियत रखने वाले और जनूबी अफ्रीका के पहले सियाफाम सदर नेल्सन मंडेला कल 95 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी जिंदगी हिम्मत, जुर्रत, साबित कदमी, बर्दाश्त और वफादारी से इबारत थी। हकूक के हसूल के लिए उन्होंने हमेशा पुरअमन जद्दोजहद की तलकीन की और उस पर अमल भी करके दिखाया। वो तमाम इंसानों की बराबरी के अलमबरदार थे। उनके मुल्क में सफेद फाम अकलीती हुकूमत काबिज थी और इस नाइंसाफी पर आवाज उठाने पर उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कायम किया गया। उन्होंने अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में गुजारे और 1990 में जब बैनुल अक़वामी दबाव के तहत वो रहा हुए तो उन्होंने एक मिसाली तकरीर की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने सफेद फाम तसल्लुत के खिलाफ जंग लड़ी। वो एक जमहूरी और आजाद माशरे के दाई थे जिसमें तमाम लोग अमन से रह सके और उन्हें यकसा मौके मैसर हो। उनका कहना था कि उस मकसद के हसूल के लिए जिंदा है और उसके लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो वो गुरेज नहीं करेंगे। 1993 में उन्हें अमन का नोबेल प्राइज मिला और यूएस प्रेसिडेंट मेडल फॉर फ्रीडम से नवाजा गया। अदम बर्दाश्त के इस दौर में नेल्सन मंडेला पुरअमन, बकाए बाहमी की अलामत के तौर पर उभरे। नेल्सन मंडेला ने एड्स के खिलाफ भी मुहिम चलाई और अपने मुल्क में 2010 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी दिलवाने में अहम किरदार अदा किया। नेल्सन मंडेला तो चले गए, लेकिन उनकी लेगेसी उन तमाम लोगों के लिए रहती दुनिया तक मशअल राह है जो आजादी के सफर पर रवां दवा है। ट्रूली वर्ल्ड लीडर नेल्सन मंडेला यूएन के सेक्रेटरी जनरल बैन की मून से लेकर अमेरिका के प्रेसिडेंट तक खराज तहसीन पेश किया उनको। आज यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि वो इंसाफ के पेकर थे और उन्होंने इंसानियत को वकार, बराबरी, आज़ादी के लिए जद्दोजहद की, दुनिया भर के लोगों को मुतासिर किया। ओबामा ने उनको दुनिया का सबसे मुतासिर कुन शख्सियत करार दिया और कहा कि एक कैदी से एक सदर तक के सफ़र का सफ़र ये साबित करता है कि इंसान और ममालिक बेहतरी के लिए तब्दील हो सकते हैं। मैं ओबामा उन लाखों लोगों में से एक हूँ जो मंडेला की शख्सियत से मुतासिर हुए। डेविड कैमरॉन, जिनकी हुकूमत ने 30 साल ज़्यादा तक उनको कैद रखा नेल्सन मंडेला को, वो भी आज कहने मजबूर थे कि नेल्सन मंडेला सिर्फ मौजूदा दौर के हीरो नहीं थे बल्कि वो हर दौर के हीरो थे। नो डाउट उनकी लेगेसी रवां दवा है हर उस शख्स के लिए जो आज़ादी के पाथ पर फ्रीडम विद डिग्निटी के साथ जी रहा है और स्ट्रगल कर रहा है। हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं नेल्सन मंडेला को, उनकी कंट्रीब्यूशन इंसानियत के लिए, अफ्रीका के लिए। हमारी आज की स्टोरीज हैं व्यूअर्स, जिनमें हम आपको लिए जाएंगे अभी इस्लामाबाद में लापता अफराद का मामला है, उस पर बात की जाएगी और बड़ा अहम इशू है चेयरमैन नादरा की बर्खास्तगी। जिस तरह हुकूमत ने की वो बहुत से लोगों के नज़दीक हुकूमत की बौखलाहट का सबूत है, क्योंकि चेयरमैन नादरा जो तहकीक कर रहे हैं वो बोगस वोटों, खासतौर पर 4 वो हल्के जिनमें स्पीकर कौमी असम्बली का हल्का भी आता है, ख्वाजा साद रफीक का भी हल्का आता है, उनके ऊपर एक सैम्पलिंग टेस्ट किया जा रहा है। जब मुबैना तौर पर एक प्रेशर रिसीव करने से उन्होंने इनकार कर दिया तो कहा जा रहा है कि उनकी रातों रात बर्खास्त किया गया। इसके पीछे स्टोरी क्या है? आज कल भी सेनेट में ये बाज़गश्त रही, चेयरमैन नादरा को बुलाया गया और उन्होंने जो कुछ बताया वो बड़ा हैरान कुन है। इस पर बात करेंगे। आज का हमारा ओपिनियन पोल इस प्रोग्राम में वही रहेगा, आपकी राय के मुंतज़िर रहेंगे। सवाल हमारा यही है कि क्या चेयरमैन नादरा, ये ओपिनियन पोल में हम आपका इसमें जवाब लेंगे कि चेयरमैन नादरा जो है उनकी बर्खास्तगी उसकी वजह बोगस वोटों की इंक्वायरी रुकवाने के लिए दबाव है। इसके लिए आप हमें SMS टाइप करके ओपिनियन पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, येस और नो, और उसका तरीका आपके सामने। टाइप कीजिए R स्पेस के साथ अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम, और वो SMS के तौर पे सेंड कर दीजिए
3031 पे। प्रोग्राम के एंड में आपको रिजल्ट बताएंगे। पाकिस्तान की मेजॉरिटी पब्लिक जो ये प्रोग्राम देख रही है और पार्टिसिपेट कर रही है, उनका क्या ख्याल इस बारे में। लापता अफराद का मामला था व्यूअर्स, और ख्वाजा आसिफ ने प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे ये कहा कि खुशखबरी देंगे आज, लेकिन नज़र यह है कि खुशखबरी तो खुजा एक खबर भी ना बन सकी, क्योंकि एक भी लापता फर्द को वो अदालत के सामने पेश ना कर सके। हम जाएंगे इस्लामाबाद, वहाँ पे मोहम्मद कामरान हमारे रिपोर्टर हैं, उनसे बात करते हैं। कामरान, खुशखबरी देनी थी आज ख्वाजा आसिफ ने, लेकिन कोई खबर भी ना मिल सकी हमें इस हवाले से कि कोई एक शख्स भी हुकूमत ने पेश नहीं किया। आपको क्या लगता है, पिछले हुकूमत की ट्रैक रिकॉर्ड की तरह ये हुकूमत बेबस है लापता अफराद को वापस लाने में, या आपको लगता है कि नहीं कुछ होगा नेक्स्ट समात के ऊपर? जी कामरान साहब, आपने सही कहा कि खुशखबरी देना थी ख्वाजा आसिफ ने, लेकिन वो कोई बड़ी खबर भी नहीं दे सके, इसलिए कि किसी लापता फ़र्द को पेश नहीं किया जा सका और जो खुशखबरी देने का वादा था वो वफा नहीं हुआ। इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि ये जो केस है, अभी मैं ये समझता हूँ कि अदालत का इसमें अभी भी दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, और हुकूमत जो है, ये जो लापता अफराद केस है, ये इस वक्त हुकूमत की गली की हड्डी बना हुआ है। आज भी जो 2 हुक्मनामे जारी हुए हैं, उसमें एक हुक्मनामे में ये कह दिया गया है कि जो लापता अफराद उसमें पेश जिनका सुराग मिल चुका है, उनको कल, उन 14 अफराद को कल चैम्बर में पेश किया जाए, जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम के चैम्बर में खुफिया। आपको लगता है मोहम्मद कामरान साहब पेश कर दिया जाएगा? आपको लगता है पेश कर दिया जाएगा? हुकूमत इतनी बाअसर है कि वो उन लोगों से, उन बाअसर लोगों से जिनके पास ये मुबैना तौर पर कहा जाता है ये लोग हैं, और जो हुकूमत अदालत भी निकलवाने में नाकाम रही है, उनसे हुकूमत निकलवा लेगी वो उन लोगों को, नामालूम अफराद को? आपको लगता है कल? कमरान साहब, ये इसकी पार्शियल इंप्लीमेंटेशन होगी। ख्वाजा आसिफ ने आज जो स्टेटस दिया था लापता अफराद का, उसमें यह कह दिया था कि 7 अफराद ऐसे हैं जो कि हमारे पास मौजूद हैं, आज़ाद हैं, कैद नहीं हैं, उनको जब अदालत कहेगी हम उन्हें पेश कर देंगे। तो वो 7 अफराद तो यकीनी तौर पर कल सुबह पेश कर दिए जाएंगे चैम्बर में। वो तो आज भी तैयार थे उनको पेश करने के लिए। इसके अलावा 2 का वादा किया गया था कि वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के इंटरमेंट सेंटर में मौजूद हैं, उनको भी कल ले आया जाएगा। तो कम से कम 9 अफराद ऐसे हैं जिनको कल चैम्बर में पेश कर दिया जाएगा। तो कल का दिन बड़ा अहम है इस लिहाज से। वो 9 दिसंबर। आखिरी सवाल मेरा, आपके ख्याल में ये लिस्ट कितनी बड़ी है जो लापता अफराद की है? तो 7-9 का मामला तो नहीं है, 30-35 का मामला भी नहीं, ये लिस्ट 30-35 तक ही महदूद है या उससे भी ज्यादा लोग हैं, ये कोई सैकड़ों में? बिल्कुल सही कामरान साहब, ये यकीन कीजिए कि ये इतनी ही समातें हुई हैं, इस पर इतने कमीशन बने हैं, लेकिन आज तक लापता अफराद की जो मजमूई सही तादाद है वो सामने नहीं आ सकी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद थे। इसकी एग्जैक्ट तादाद हमारे सामने नहीं है, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमें ज़राए ने बताया कि जो लापता अफराद उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जो बेसिकली कन्वर्ट हो चुके होते हैं, उससे पहले उनका क्रिमिनल माजी भी रहा हो, उसके बाद वो काम कर रहे होते हैं मुल्क के मफाद के अंदर, और जिन लोगों को उन्होंने फिर बाईपास किया होता है, अपने जो पुराने बॉसेस थे, जो क्राइम का जिनके साथ ताल्लुक था, क्रिमिनल जो उनके बेसिस थी, उनको पता भी नहीं होता कि वो डबल क्रॉस कर चुके हैं और वो काम कर रहे थे मुल्क के लिए। तो ये बहुत से सेंसिटिव इशूज़ हैं जो इन्वॉल्व हैं लापता अफराद के मामले में। शायद अदालत को हकाम इस बारे में कन्वे करने में उतने कामयाब नहीं हो सके जितना होना चाहिए था, लेकिन ये भी इसका एक डायमेंशन है। अगेन हमारा आज का ओपिनियन पोल है, आज की सबसे अहम जो बाज़गश्त सुनाई दे रही है इस्लामाबाद में, और हुकूमत के लिए एक बहुत मेजर स्कैंडल के तौर पर चीज़ सामने आ रही है, वो ये कि 4 हलकों में चेयरमैन नादरा की ड्यूटी लगाई गई थी। इस तरह कराची के मुतल्लिक उन्होंने इंकशाफ किया था कि बोगस वोट अंगूठों के जरिए डाले गए, बोगस अंगूठों के जरिए। इस तरह 4 हल्के जिनमें ख्वाजा साद रफीक साहब का हल्का, स्पीकर कौमी असम्बली का हल्का भी शामिल है, उसकी इंक्वायरी की जिम्मेदारी चेयरमैन नादरा को दी गई। और चेयरमैन नादरा के साथ जो हशर हुआ वो अजीब व गरीब है। इस हुकूमत से ये तवक्को बहुत से लोगों को नहीं थी कि इतनी जल्दी इस तरह का इकदाम किया जाएगा जो स्कैंडल के ज़िम्मे में है, जिससे लगे ऐसा कि शायद हुकूमत बोगस वोटों को सामने आने नहीं देना चाहती मुबैना तौर पर। हमारे साथ रऊफ क्लासा साहब मौजूद हैं। रऊफ साहब, सेनेट के अंदर जो बयान दिया है चेयरमैन नादरा ने, और जो आपने खुद भी स्टोरी रिपोर्ट की है, क्या ऐसे ही हुआ है कि चेयरमैन नादरा को जो है रात को बुलाया गया, यहाँ पर सीएम पंजाब ने पहले ब्रीफिंग के लिए बुलाया, फिर उनको ब्रीफिंग इंतजार करा के राना सरोवर ने ब्रीफिंग ली और रातों रात उनको बर्खास्त कर दिया? ये मुअम्मा क्या है रऊफ साहब? जी कामरान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कल यहाँ पे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है यहाँ पे दाखिला की, जिसके चेयरमैन तला महमूद हैं, और वहाँ पे ये सेनेटर्स भी थे, जिसमें शाही सैयद साहब थे,
कर्नल तहर मशदी साहब हैं, सईद गनी साहब थे और भी बहुत सारे लोग थे। उनके सामने उनको पहली दफ़ा बुलाया गया था तारिक मलिक साहब को और कहा गया कि वो एक्सप्लेन करें कि उनको क्यों हटाया गया है और क्या इसके हक़ाइक़ है। सो पहली दफ़ा उन्होंने आके अपनी आप कह सकते खामोशी तोड़ी है और इंतहाई सेंसेशनल उन्होंने वहाँ पे उन्होंने ये इंकशाफात किए जो अगरचे हम पहले रिपोर्ट कर चुके थे, रोज़नामा दुनिया भी रिपोर्ट कर चुका था और हम उसमें भी दे चुके थे, अपने अखबार में भी दे चुके थे। तो उन्होंने उनकी एक तरह से कन्फर्मेशन की और जो बात उन्होंने वहाँ पर की वो इंपॉर्टेंट थी कि उनको इतवार के रोज़ यहाँ से पंजाब हुकूमत की तरफ से टेलीफोन आया और ये कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई लॉन्च करना चाहते हैं, गरीबों के लिए सपोर्ट प्रोग्राम लॉन्च करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नादरा उनको कोई इस तरह का सिस्टम इवॉल्व करके दे ये ताकि कोई घोस्ट कोई उसमें कोई लोग ना आ जाएं और एक टेक्नोलॉजी की मदद ली जाए। तो उनका ये कहना था कि मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने इस पर पूरी रात लगा के पीएमएल नवाज का मंशूर पढ़ा और उसके बाद एक ब्रीफिंग बनी ताकि उनके मंशूर को सूट करे। और मैं जब लाहौर में अगले दिन गया तो मैंने वहाँ फिर बैठ के मुझे कहा गया कि आप इंतज़ार करें तो आपकी ये शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करी जाएगी, आप उनको ब्रीफिंग देंगे। तो शाम को उनको कहा गया कि वो तो मौजूद नहीं है शहबाज शरीफ साहब यहाँ लाहौर में, आप राना सनाउल्लाह को ब्रीफ करें। तो कहते हैं 3-4 घंटे बैठ के मैंने राना सनाउल्लाह साहब को ब्रीफिंग दी और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की मेरी ब्रीफिंग की कि बड़ी अच्छी है। हालांकि जो ही वो ब्रीफिंग के बाद वहाँ से निकले तो उनके जो जूनियर हैं और जो 5वें नंबर पे हैं जैद हुसैन, जिनको कै मकाम ये चेयरमैन लगाया गया था, उनको फ़ोन आया और उन्होंने ये बात कही कि आप तो बरतरफ हो चुके हैं और मुझे चेयरमैन लगा दिया गया है। तो उस पर जो तारिक मलिक साहब का कमेंट था तो वो यही था, वो हर्ट भी थे और ये बिट्रेड भी फील कर रहे थे कि अगर मुझे हटाना था तो नवाज शरीफ साहब मुझे बुला के कह देते या मुझे चौधरी एक बात बताइए, आपके ख्याल में ये जो तनकीद की जा रही है कि हुकूमत की बुकलाहट है, हुकूमत चाहती नहीं है कि बोगस वोटों पर की निशानदेही की जाए, या जिस तरह चौधरी निसार साहब ने बयान दे दिया, बड़े अजीबोगरीब बयान दिया कि 272 हल्कों में आप करा लीजिए 60-70 हज़ार वोट आपको हर हल्के बोगस मिलेंगे। ये तमाम चीज़ें क्या किसी आपको लगता है कि ये हुकूमत जो है वाकई बुखला गई इस इशू को लेके और क्या वाकई चौधरी निसार साहब सही फरमा रहे हैं कि 272 हल्कों के अंदर जो है मेजोरिटी में जो है इस तरह ही मामला होगा कि बोगस वोट मिलेंगे? अगर 272 हल्कों में जैसे चौधरी साहब कह रहे हैं कि बोगस वोट मिलेंगे फिर तो पूरा का पूरा इलेक्शन कोलैप्स कर गया। ये तो अगर हुकूमत का वजीर दाखिला ये बयान दे रहा है तो फिर तो मेरा ख्याल इस इलेक्शन की तमाम क्रेडिबिलिटी, इसकी इंटेग्रिटी, इसको सामने लाना और ये सारी चीज़ें का फिर तो हुकूमत का कोई जवाब नहीं रह जाएगा, पार्लियामेंट का कोई जवाब नहीं रह जाएगा। फिर तो आपका जमहूरियत के नाम पे तो फिर ये फ्रॉड किया गया है, लोगों का मैंडेट फिर चोरी किया गया है, चाहे नवाज लीग ने किया है या तहरीक इंसाफ ने किया है या पीपल्स पार्टी ने चोरी किया है। तो फिर तो आप ये कह रहे हैं कि ये तीनों जो इनकी हुकूमतें हैं या चारों हमारे सूबों में हुकूमतें मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज की, ये तो तमाम की तमाम बोगस हैं। ये तो फिर तो राउत साहब ये बताइए फ्यूचर क्या है इस पूरे केस का? मतलब दूसरी तरफ हुकूमत ने जो है वो डॉक्यूमेंट्स पेश किए कि चेयरमैन नादरा जो है उनकी जो जिस तरह वो लगाए गए वो फेवरेटिज्म के ज़मीन में आता है और उसमें कंपटीशन रखा। आपके ख्याल में अब चेयरमैन नादरा अपनी फाइट लड़ेंगे सीट पे रहने के लिए या ये अंगूठों वाले मामले पे जाएंगे? ये तो मामला जो है इस तरह का नहीं होगा कि अपनी जंग लड़ेंगे या अंगूठों की जंग लड़ेंगे इस वक्त बोगस वोटों की? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो जाएंगे। कल उन्होंने बात की वहाँ पे, उन्होंने कहा अगर मुझे बुला के कहा जाता तो मैं इनको ज़रूर इस्तीफ़ा दे देता, लेकिन अब मैं लड़ूंगा। और कल जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की, जो मेरा ख्याल नई बात थी, उन्होंने कहा कि सिविल सर्वेंट जो है पाकिस्तान में अब इनको गुलामी में से निकल आना चाहिए, इन्हें अपने आप ये पैरों पर खड़ा होना चाहिए। रियासत या रियासत के इंस्टीट्यूशंस की ये बका के लिए ज़रूरी है कि जो गैर कानूनी आपको हुक्म दिए जाते हैं वो गैर कानूनी हुक्म ना माने। उनका भी यही कहना था कि मुझे इसको कुछ जॉब सीकर नहीं हूँ, मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए, मेरे लिए दुनिया में बहुत सारी नौकरियाँ हैं और मैं तो अमेरिका से छोड़ के आया था। लेकिन जिस तरीके से मुझे डिसमिस किया गया है और रात के 2:30 बजे मेरी बीवी को उठा के ये घर पे डिलीवर किए गए, चेक्स वहाँ डिलीवर किए गए, वहाँ पे मेरी बरतरफी का नोटिस डिलीवर किया है, मेरी बीवी को किया गया। उन्होंने कहा ये बहुत अफसोसनाक है, इस तरह की चीज़ें तवक्को नहीं की जाती। शुक्रिया जो उनके साथ की गई, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद है व्यूअर्स। ये बड़ा मेजर इशू और मेजर स्कैंडल बन सकता है मौजूदा हुकूमत के लिए अगर यहाँ पर आपस में ठन जाए चेयरमैन नादरा की और उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए और इन 4 हल्कों के बजाय मजीद हल्के, इसलिए चौधरी निसार साहब खुद फरमा रहे हैं, उनमें से बोगस वोट निकला है और ऐसे अंगूठे जो 1 वोट के बजाय 5-5 वोट उन्हीं अंगूठों लगाए, तो फिर इलेक्शन का फ्यूचर क्या होगा? ये एक अहम तरीन सवाल है जो आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो आई थिंक रेलेवेंट रहेगा। हम प्रोग्राम में लेंगे ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले दोबारा बता दूं ओपिनियन पोल में हमारा सवाल यही है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको बहुत से लोगों ने उसको हाईलाइट नहीं किया डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, लेकिन हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। चेयरमैन नादरा जो है उनकी बर्खास्तगी जिस ड्रामाई अंदाज में हुई, क्या ये हुकूमत की बुखलाहट है कि उसको बोगस वोटों पर इंक्वायरी रुकवाई जाए? इस पर आप SMS के जरिए येस और नो में जवाब दे सकते हैं। आपका रिजल्ट हम एंड में चलाएंगे। प्रोग्राम में जब वापस आएंगे तो MQM, PTI और मौलाना फजल रहमान फे ग्रुप के पैनलिस्ट के दरमियान ड्रोन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी। आज पता ये चला है कि PTI ने जो है वो ऐलान कर दिया है कि हम धरना बंद कर रहे हैं। क्यों बंद कर रहे हैं और किया क्यों था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, इन पर बात करेंगे आज प्रोग्राम में इस ब्रेक के बाद।
व्यूअर्स वेलकम बैक। हमने एक चीज़ आपको बताना भूल गए कि पिछले ब्रेक में हमने चेयरमैन नादरा की स्टोरी कवर की थी। उसके अंदर मुस्लिम लीग नून की तरफ से राना सनाउल्लाह और स्टेट मिनिस्टर हैं जो दाखिला के, उनसे रब्ता किया था, लेकिन वो इस स्टोरी के ऊपर कमेंट करने को तैयार नहीं थे। लिहाजा उनका पॉइंट ऑफ व्यू मुस्लिम लीग नून का नहीं इसमें आ सका, हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आ सका। हमारे सामने ज्वाइन किया इस वक्त ड्रोन हमलों नेटो सप्लाई को लेकर। अमेरिका ने, हमें पता है कि नेटो सप्लाई लाइन को मुअत्तल कर दिया है और कभी इम्कान मौजूद है कि इमरान खान जो है वो अब धरने जो पेशावर में हो रहे हैं वो रेलिवेंट हो गए अब, तो इसलिए वो उनको शायद अब बंद कर देंगे। क्या ये बहुत बड़ी कामयाबी है तहरीक इंसाफ की, या ये धरना पॉलिटिक्स जो है ये ड्रोन रुकवाने में भी नाकाम रही, नेटो सप्लाई लाइन की मुअत्तली के हवाले से भी इररेलेवेंट हो गई और इसलिए आज से बहुत बड़ी नाकामी है? ये एक अहम सवाल है, इस पर बात करेंगे। वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे साथ मुराद सईद साहब मौजूद हैं, PTI के MNA हैं, और हमारे साथ जान अचकज़ई साहब मौजूद हैं जो तर्जमानी के फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं मुस्लिम मौलाना फजल रहमान ग्रुप की पार्टी को, जमीयत उलमा इस्लाम को। वसीम अख्तर साहब, ये तो बहुत बड़ी कामयाबी नहीं समझेगा इमरान खान साहब की कि अमेरिका को अब शायद बहुत बड़ा रूट लेना पड़े, उन्होंने जो है वो अपनी सप्लाई लाइन मुअत्तल कर दी है धरनों को देखते हुए, प्रेशर में आके? वसीम साहब देखिए, जो आपका कॉज है वो अचीव हुआ है या नहीं, वो तो अब देखना होगा। ड्रोन अटैक्स रुकेंगे या नहीं? रास्ते तो उनको दूसरे मिल गए, रास्ते तो ईरान के साथ जो भी उनके माहदे हो रहे हैं, जो दोस्ती हुई है, दुनिया दोस्ती कर रही है, हम दरवाजे बंद कर रहे हैं, सिर्फ वाहिद मुल्क है जो आइसोलेशन में जा रहा है। अब देखना ये ड्रोन अटैक रुकते ही नहीं रुकते, जिसकी वजह से आप उनकी सप्लाईज रोक रहे थे। बल्कि उनकी क्या, आप अफगान ट्रेड भी आपने और अपने मुल्क को भी काफी हद तक नुकसान पहुंचा है वहां। वसीम साहब, आपके नजदीक ये बड़ा नेगेटिव इमेज गया पाकिस्तान का वेस्ट में या उन तमाम जगहों पे जहां पे ये मैटर करता है UN में, कि पाकिस्तान ने हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद जो है वो नेटो सप्लाई लाइन को या ड्रोन हमलों को लेके रोक दिया? आपके ख्याल में बड़ा नेगेटिव मैसेज गया पाकिस्तान के इमेज और पॉलिटिक्स के हवाले से, उसके मफाद को नुकसान पहुंचे इन धरनों से? व्हाट्स योर टेक? देखें, तरीकेकार गलत था। अगर आपको ड्रोन अटैक रुकवाने हैं तो उसके लिए आपको, अगर वाकई में इफ यू आर सीरियस, सियासत नहीं कर रहे हो, तो आपको UNO के पास जाना चाहिए था, इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाना चाहिए था, जो तरीका है दुनिया का। आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने धरना दें। US एम्बेसी मौजूद है इस्लामाबाद में। मसला है अमेरिका का और नेटो फोर्सेस का, नेटो कंट्रीज़ का। हमारे मुल्क की पॉलिसी है फॉरेन एंड डिफेंस, आपको हुकूमत से बात करनी चाहिए। और अगर आप समझते हो कि अमेरिका से बात करनी है तो ये इदारे हैं उनके पाकिस्तान में, उनके सामने रास्ता बंद करना मैं नहीं समझता कि कोई उसके खातिर खा नताइज मिलेंगे आपको। वो यहाँ से सप्लाई नहीं, कहीं और से कर देगा सप्लाई। ठीक है, इससे पहले मुराद सईद साहब, ये पॉइंट आ गया, बंद करने से मसला हल होता नहीं है। मसला हल अगर देरी ना करना है आपने, तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी या गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपका पॉइंट। गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदलवानी पड़ेंगी और उसके लिए बड़े हिम्मत का काम है, उसके लिए बड़े आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं। डॉलर्स जो ले रहे हैं हम लोग, वो कशकोल तोड़ना पड़ेगा आपको। आज भी डॉलर्स ले रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ तो कहती है डॉलर्स पिछली हुकूमत ने लिए थे, हमने नहीं लिए, तो वो तो डॉलर्स उनके खाते में नहीं आते, वो पिछली ANP की गवर्नमेंट ने लिए हुए थे। इससे तो आप एग्री करेंगे, इससे भी एग्री नहीं करेंगे वसीम साहब? नहीं, मैं देखें, अगर आप सीरियस हैं, फिर से मैं कहूंगा, तो फिर आपको कश्तियां जलानी है। आपको जो डॉलर्स आए में जो इंप्लीमेंटेशन हो रही है उसको मना कर दें। ये पॉइंट आ गया आपका वसीम साहब। आप एक तरफ तो मुनाफकाना हरकत आ जाती है, ये तो एक तो डॉलर्स ले रहे हैं आप उनसे और फिर आप उन्हीं को गालियां दे रहे हैं। ये आपका पॉइंट आ गया, ये समझ में आता नहीं। अगर करना है तो फिर सब कुछ मिटा के फिर से करें ना, ठीक है, आपका साथ देंगे उसमें। जान अचकज़ई साहब, मुराद सईद साहब के पास मैं आऊंगा एंड में, लेकिन जान अचकज़ई साहब को पहला कमेंट ले लूं, वो भी आपकी ऑपोजिशन में। जान अचकज़ई साहब, आज तो बड़ा तारीख साज दिन है। अमेरिका ने इससे पहले नेटो सप्लाई मुअत्तल खुद ही कर दी, इतना दबाव फेस किया PTI को, और PTI को अब धरने देने की भी जरूरत नहीं, उन्होंने अपना मैसेज डिलीवर कर दिया। वो चीज जो आप नहीं कर सके वहां पे रहते हुए अवाम के लिए, वो PTI ने कर दी है। आज क्या कहेंगे जान अचकज़ई साहब? मेरे ख्याल में कामयाब दिन अगर ये मयार है तो हाँ बिल्कुल कामयाब हो गए ये लोग। 1 लाख लोगों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया, कानून की शिकनी आपके सामने हो गई, और इसके साथ ये भी हुआ कि जो ऑब्जेक्टिव है वो हासिल नहीं हुआ।
ऑब्जेक्टिव तो ये था कि वो अमेरिका को स्ट्रांग मैसेज देना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान में एक सियासी पार्टी जिसमें एक हुकूमत भी शामिल नहीं है, उसने खैबर पख्तूनख्वा में 2-3 सड़क जो है वहां पे बंद रखे। तो क्या अमेरिका पे क्या असर हुआ? फिर ये कहते हैं कीमत ज्यादा होगी, कॉस्ट ज्यादा होगी। आपको मालूम है $1 बिलियन जो है अमेरिका के लिए बड़ी कीमत नहीं है, जबकि बलूचिस्तान के रास्ते नेटो सप्लाई भी जा रही है, ईरान के जरिए भी जा सकती है और शुमाल जो रूट है अफगानिस्तान का उससे भी जा सकती है। लेकिन ऑब्जेक्टिव उनके सारे जो है वो जीरो हो गए। अलबत्ता जो अपनी सूबे में जो मसाइल हैं अमन के हवाले से, रोजगार के हवाले से, वहां पे जो है उन लोगों की मेरे ख्याल में जिन्होंने नाकाम होगी तहरीक इंसाफ आपके नजदीक। लेकिन मैं यही बात मुराद सईद साहब, MQM के वसीम अख्तर साहब और जान चकजई साहब एटलीस्ट इस चीज पे एग्री करते हैं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव था आप तो उसके पास को भी छू के नहीं गुजरे, ना ड्रोन बंद हुआ और अमेरिका ने आपके धरनों को इरेलेवेंट कर दिया, नेटो सप्लाई लाइन को किसी और रूट से तलाश करके मुअत्तल करके आपको। अब धरनों का जवाब मेरा ख्याल से खत्म नहीं हो गया। मुराद सईद साहब, कितनी बड़ी नाकामी है तहरीक इंसाफ की, वक्त जाया किया कारकुनों का अपना और कौम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कामरान, ये धरना जो था असल में ड्रोन अटैक्स के खिलाफ था। वसीम अख्तर साहब ने बात की और जाना चकजई ने बात की। बड़ी अफसोस की बात है कि आपको मारा भी जा रहा है और आप एहतिजाज भी नहीं कर सकते, आप फरियाद नहीं कर सकते। यहां पे पाकिस्तानी अवाम के सामने पूरी पॉलिटिकल पार्टीज ड्रोन हमलों की मुखालिफत तो करते हैं लेकिन अपने आकाओं को भी खुश करते हैं। जाना चाहिए यहाँ पे बैठे हुए इनको खैबर पख्तूनख्वा का इल्म नहीं, क्योंकि नए नए पाकिस्तान आए हैं, इनको जरा पता नहीं है यहाँ का हालात का। क्योंकि जब 2004 में, अगर आप पिछली हुकूमत के देखें, 2004 में जब ये ड्रोन हमले शुरू हो रहे थे, इनकी हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पे, इन्होंने कभी भी आवाज नहीं उठाई। यहाँ पे सिर्फ अमेरिका गो के नारे लगाती है लेकिन कोई अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे। कामरान, हम क्या कर सकते हैं? हम अपने लोगों के लिए आवाज उठा सकते हैं, एक आजाद कौम की मिसाल बन के खड़े हो सकते हैं, हम एहतिजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, पूरी दुनिया को एक मैसेज दे सकते हैं, एक स्ट्रांग मौकफ दे सकते हैं, अपना इजहार कर सकते हैं। और कल रात आपने देखा कि जितने नेटो मुमालिक जो है उनके साथ भी खान साहब की मुलाकात हुई और खान साहब बात बताइए, आपने जो कहा है ना, मसला ये कि वो तो आपकी बातें सब सही है और सही हो जाती अगर अमेरिका आपकी बात मान लेता, आपसे निगोशिएट करता, जिस तरह सलाला एक्सीडेंट के ऊपर। मेरा सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा जरूर। उन्होंने ना आपसे निगोशिएट किया ना हुकूमत से निगोशिएट किया, उन्होंने तो आपको इररेलेवेंट कर दिया। उन्होंने कहा जी आप ना, हम तो खुद ही मुअत्तल कर देते हैं, हमें उनके ड्राइवरों की और वहां के लोगों की जान ज्यादा अजीज है पाकिस्तानियों की जितनी तहरीक इंसाफ को शायद इतनी अजीज नहीं है मुबैना तौर पर। उन्होंने मुअत्तल कर दिया, आप इररेलेवेंट हो गए, तो आपको धरने जारी रखने का भी कोई जवाब नहीं है। मुराद, देखिए मैंने जिक्र किया कामरान कि हमारा जो धरना था वो ड्रोन हमलों के खिलाफ था। यहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब तो ड्रोन हमलों की मुखालिफत करते हैं, ये आपके साथ जो MQM और JUI के नुमाइंदे बैठे हैं ये भी ड्रोन हमलों की मुखालिफत करते हैं, लेकिन आवाज कोई नहीं उठा रहा, कोई अमली इकदाम कोई नहीं कर रहा। हम अगर मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, ये रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि अपने शहरों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि अपना मुकदमा लेके सिक्योरिटी कौंसिल के पास चले जाए। बाहर अगर बात करनी है तो इन्होंने करनी है, हम आवाज उठा रहे क्योंकि हम अपने सूबे को इस तरह छोड़ नहीं सकते। हमारे मुल्क में अगर मसला है, वहां पे लोग मर रहे हैं, तो हम पाकिस्तानियों के शहरों के लिए उठे हैं, उनके हुकूक के लिए उठे हैं। कम से कम हम ये दुगली पॉलिसी नहीं कर रहे। जहां पे ये जिक्र कर रहे हैं कि डॉलर ले रहे हैं, तो डॉलर और कशकोल तोड़ने की बात इन्होंने की थी, वफाकी हुकूमत ने की थी। वहां पे डॉलर का कशकोल लेके पिरों के पास जा रहे हैं। हमारे हाथ जो एड्स आ रहे हैं कामरान, हमारे कामरान हम तोड़ चुके हैं। हमारे यहां जो एड आ रहा है वो 4% जो बाहर से एड आ रहा है, यूएसएड का बनता था 4%, उसमें हमारे बजट का 1% बनता है। लेकिन वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थे जो कि खत्म हो रहे हैं, खत्म हो चुके हैं तकरीबन। आप ये भी याद रखिए, यहां पे बात होती है कंफ्यूजन फैलाई जा रही है, लेकिन हमारे टोटल एड का यूएसएड का था 4% जो कि 1% हमारे बजट का बनता था। मुराद सही साहब का पॉइंट आ गया। जी जी, मुझे वसीम अख्तर साहब एक बात बताइए, कंफ्यूजन वाली बात जो है ना उससे कामरान मैं सिर्फ ये रिस्पॉन्ड करूं क्विकली। कामरान भाई मैं सिर्फ क्विकली रिस्पॉन्ड करूंगा। मुराद सईद मेरे दोस्त हैं, ये सियासत में नए आए हैं, लेकिन शायद याद ना हो PTI मुशर्रफ के वक्त उनके साथ ही जब ये ड्रोन हमले शुरू हो गए थे, जब अफगानिस्तान में यहाँ से जो है उसपे इमरान साहब रेफरेंडम में भी साथ है। अच्छा, मैं आज की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूं, आज मसला यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो इनकी बुनियादी जिम्मेदारी है अमन अमान कायम करने का, उसमें वो नाकाम हो गए, उनकी हुकूमत कुछ नहीं कर रही। चलिए आप झूठ बोल रहे हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर्स जो है वहां पे हड़ताल में हैं।
जो डॉक्टर्स हड़ताल में हैं, जो वहाँ पे 72 लोग ले रहे हैं, वहाँ पे मिलिटेंट्स आ गए हैं, जो अगवा बरैता वहाँ का बिजनेस गर्म है। खैबर पख्तूनख्वा की बात हो रही है जाना चाहिए साहब, ठीक है, जीरो दिया है। मुराद सईद साहब, अच्छा जान साहब आपका पॉइंट आ गया, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, कामरान मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है जान सईद साहब, एक मिनट 1 लाख लोग जब 2004 में वजीरिस्तान में ऑपरेशन शुरू हुआ था तो मुराद सईद साहब एक मिनट लोगों को बेरोजगार किया है। तो आप तो हुकूमत में हैं, क्या आपने रोजगार दिया है? ठीक है, ये सवाल आ गया जान साहब, आपका सवाल, जान साहब आपका सवाल आ गया, जान साहब जीरो परफॉर्मेंस है। जान जगीर साहब आपके सवाल आ गए, धोखा देने के लिए उनका ठीक है, अब उनको जवाब देने दीजिए ना जी। मुराद साहब रिस्पॉन्ड कर दीजिए, मुराद सईद साहब जी। देखिए 2004 में जब वजीरिस्तान में ऑपरेशन शुरू हो रहा था, ये जंग शुरू हुई थी, उस वक्त मौलाना साहब की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अगर आपको याद हो जब ड्रोन हमले शुरू हुए तो इन्हीं की हुकूमत थी। ये यहाँ पे इमरान खान मुशर्रफ साहब के ये आप ही की हुकूमत थी, आप ही की हुकूमत थी, आप ही के दौर में शुरू हो गए। उन दिनों आप लंदन की सैर कर रहे थे, आप लंदन में बैठे हुए थे, आपको पाकिस्तान का कोई भाई आप ओवरलैप कर रहे हैं, वसीम साहब के पास जाना पड़ रहा है। आपको इसका यार जान जगीर साहब, जान जगीर साहब आप थोड़ी खामोश हो जाए। जान आपके हमेशा तहफुजात होंगे। जान मैं आपकी बात में नहीं बोला, सुने आपके हमेशा तहफुजात होते हैं जब आप हुकूमत में नहीं होते। आप बुखलाहट का शिकार है। मौलाना साहब के बेटे हार गए टांग में तहरीक इंसाफ से, मौलाना साहब का भाई हार गए खान में तहरीक इंसाफ से। इसका मतलब यह है कि हम वहां पे डिलीवर कर रहे हैं, अवाम हमसे खुश है, हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स लेके आए थे, जो मंशूर लेके आए थे, जो मैनिफेस्टो लेके आए थे। लेकिन आखिरी बात, कामरान आखिरी जुमला, आखिरी जुमला आपने आवाम से नहीं लिया। आखिरी जुमला, ये जो फॉरेन पॉलिसी है, ये जो फॉरेन पॉलिसी है, ये जो ड्रोन हमले रोकने हैं, ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। ठीक है, ये आपकी बात रिपीट हो रही है बार-बार यार, ये बात आ गई आपकी, वो करें। अच्छा जान साहब अब आप रुक जाइए, मुराद साहब रुक जाइए, दोबारा हूं आपके पास। वसीम अख्तर साहब एक बात बताइए, मुराद सईद साहब की एक बात जो है ना उससे शायद बहुत से लोग एग्री करें, कंफ्यूजन फैलाने वाली बात। अब जैसे एमक्यूएम ने इल्जाम लगा दिया है पीटीआई की इत्तेहादी जमात इस्लामी पे कि ये दहशतगर्द है, इन पे सबसे पहले इनको दहशतगर्द करार देना चाहिए। तो सर इतने अहम इश्यूज के ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल स्ट्रीम की, एमक्यूएम हो, जमात इस्लामी हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, हम इस तरह की बात क्यों करते हैं जिससे डिसइंटीग्रेशन फैले और हम अपनी पार्टीज पे ट्रस्ट ना करें? वसीम साहब देखें, इस पे जो नेटो की बात हो रही है सप्लाई की, और जो कोलैटरल डैमेज हो रहा है ड्रोन अटैक्स की वजह से, हमें इस मामले को ज़रा सीरियसली देखना होगा। आप अगर सूबाई जो मैटर होता है, लॉ एंड ऑर्डर सूबे का काम है, केपीके की गवर्नमेंट है, आपके सूबे के अंदर बाहर मुल्कों के, दूसरे मुल्कों के दहशतगर्द बैठे हुए हैं। अभी लास्ट जो ड्रोन अटैक हुआ था उसमें 5 अफगानी मरे थे, वो दहशतगर्द थे। तो आप कम से कम अपने सूबे की जिम्मेदारी तो अदा करें कि आपके सूबे में जो गैर मुल्की दहशतगर्द बैठे हैं उनको तो गिरफ्तार करें, उनको अपने मुल्क भगाएं। तो ये तो कम से कम काम पूरा करना चाहिए। अब वो ड्रोन मारते हैं क्योंकि मिसट्रस्ट है, उनको खतरा है कि यहाँ से बैठ के दहशतगर्द आपके सूबे से हमारे मुल्क में नुकसान पहुँचाएंगे, हमारे खिलाफ दहशतगर्दी करेंगे, तो इसलिए वो ड्रोन मारते हैं और कोलैटरल डैमेज भी होता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो तालिबान दहशतगर्द पूरे मुल्क में बॉम्ब ब्लास्ट, मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में लोगों को मार रहे हैं, गर्दनें काट रहे हैं, फौजियों की, रेंजर्स वालों की, पुलिस वालों की, तो उसके ऊपर कोई कंडेम नहीं करता। वो कितना बड़ा कोलैटरल डैमेज है, हजारों की तादाद में वो लोग जो हैं बॉम्ब ब्लास्ट करके लोगों को मार रहे हैं, इकॉनमी का सत्यानाश कर दिया पूरे मुल्क की। अब आप जिनके खिलाफ, जो आइन के खिलाफ हैं, जो आपके मुल्क के खिलाफ हैं, जो कानून को नहीं मानते, जो आपकी जमहूरियत को, पार्लियामेंट को नहीं मानते, आप उनका केस मजबूत कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने उनके साथ एग्रीमेंट करने की हुकूमत को ये दी थी कि आप मुज़ाकरात कर सकते हैं। इसमें मैं आऊंगा ब्रेक के बाद। ये सवाल आप लोगों को मुज़ाकरात तो करें, हम कब मना कर रहे हैं, मुज़ाकरात करें। हाँ, लेकिन ड्रोन भी मारे उनको, मतलब ये तो सर किस तरह मुज़ाकरात होंगे फिर? ये एक अहम सवाल है, ये डिलेमा फेस करना पड़ा हुकूमत को। कामरान वो काम करें जो कर सकते हैं, या तो डॉलर भी ले रहे हैं, ड्रोन भी गिराने हैं, ये ऐसे कैसे होगा? ठीक है, संजीदगी से मैटर को रिजॉल्व ये पॉइंट आ गया आपका। व्यूअर्स ऐसे नहीं होता व्यूअर्स प्रोग्राम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन आपको दोबारा बता दूं कि ओपिनियन पोल का सवाल है, चेयरमैन नादरा की बर्खास्तगी जो है उस पर अपनी राय दीजिए कि क्या इसके पसमर्दा मुहर्रकात में ये है कि जो जाली वोट्स हैं उनके ऊपर इंक्वायरी रोकी जाए, दबाया जाए, इस पर आपके हमें दरकार होंगे। प्रोग्राम के एंड में आपको इसका रिजल्ट भी बताएंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम बहुत बहुत वेलकम बैक। वसीम अख्तर साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? जी यार, वसीम साहब, ये सवाल तो आना तो नहीं था, लेकिन अभी एक निजी चैनल पे जो है एक एनालिस्ट हैं, आप बखूबी जानते हैं, आप पे तबसरा अक्सर करते हैं एमक्यूएम के ऊपर, उन्होंने बबांग दहल ये भी कहा है चैनल के ऊपर कि एमक्यूएम जो है वो अंदरूनी इंतशार का शिकार हो चुकी है और 25 से 30 आपके जो मेंबर्स हैं शायद वो स्प्लिट होने वाले हैं। इस पे आपका कमेंट चाहिए मुझे, क्या होगा? व्हाट्स योर टेक ऑन? अभी नशर हुआ है जी। हाँ, मेरे ख्याल में जो साहब हैं, मैं पहचान गया हूँ जिसकी तरफ इशारा किया आपने, उनकी एक ख्वाहिश है बड़ी देरीना जी कि एमक्यूएम को जितना नुकसान पहुंच सकता है पहुंचाया जाए। तो वो किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ अवाम के सामने नेगेटिव एमक्यूएम का लाना है। बाकी और मुल्क के इतने बड़े बड़े मसाइल हैं, करप्शन, लोन लेके माफ कराया हुआ है लोगों ने, असगर खान केस, आईएसआई ने पैसे दिए हैं सब सियासतदानों को सिवाय अल्ताफ हुसैन के, और बहुत सारे इश्यूज हैं। उस पे इतनी दिल लगा के बातें नहीं की जाती। ये जो जिन साहब की तरफ इशारा किया आपने, बस एमक्यूएम के पीछे कोई ना कोई शोशा छोड़ना जरूरी है। इनका ब्रेड एंड बटर ही मेरे ख्याल में एमक्यूएम ही है। तो वसीम साहब, लेकिन ये जो मुस्तफा कमाल साहब का इस्तीफा, ये हम इसको पर्सनल अफेयर लेंगे क्योंकि उन्होंने जॉब सीख की है, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं इस खबर से? खबर है या अफवाह है देखें जो फैलाई कामरान? जी कामरान सुने कामरान, पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, उसमें जो लोग हैं अपनी मर्जी से आते हैं जाते हैं। अगर किसी का पर्सनल कोई मैटर है तो, और कोई फैमिली इश्यूज हैं, तो जाहिर है वो उसको देखता है। बाद में हमारे यहाँ पार्टी में तो 10-10 साल बाद वापस आए लोग, 14-14 साल बाद वापस आए, कुछ अपने मसाइल होते हैं वो हल करके फिर। अल्ताफ भाई को नहीं छोड़ता कोई भी, होगा उनका कोई मसला है वो अपना रिजॉल्व करेंगे मसला, और अपनी मर्जी होती है जाएं ना जाएं। मगर अफसोस ये होता है कि बाकी जमातों में पता नहीं क्या क्या बिगाड़ है, मौरूसी सियासत भरी हुई है। सब ताया चाचा मामा नाना नानी बहू बेटे सबको टिकटें दी हुई हैं, उनकी तरफ कोई नहीं जाता। एमक्यूएम की जो अच्छी बात है मौरूसी सियासत के खिलाफ, वो उसका जिक्र नहीं करते मौसूफ। तो अब अल्लाह इनको हिदायत दे, यही कहूंगा। अच्छा, बस इस सिलसिले में मेरा आपसे आखिरी सवाल है, फिर नेटो पे मैंने बात करनी है आपसे मजीद पैनलिस्ट से भी, कि जो स्कॉटलैंड यार्ड ने भी कार्रवाई की है और उसके बाद जो फारूक सत्तार साहब को बुलाया गया है, ऑब्वियसली पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उन्होंने बुलाया है, वो स्कॉटलैंड यार्ड ने तो उनको नहीं बुलाया। ये भी जरा क्लियर कर दीजिए, बहुत से लोगों के ज़हन में कंफ्यूजन है कि शायद स्कॉटलैंड यार्ड की वजह से वो जा रहे हैं उधर, हालांकि आई थिंक इसका तो कोई ताल्लुक इस बात से नहीं है। स्कॉटलैंड यार्ड की 2 गिरफ्तारी हैं, वो और फारूक सत्तार साहब, बाबर गौरी साहब का इंग्लिस्तान जाना, ये किस हद तक वसीम साहब इस इंपॉर्टेंस रखता है इस कॉन्टेक्स्ट में कि एमक्यूएम के मुतालिक जो कहा जा रहा है कि अंदरूनी इंतशार का शिकार हो गई है, जो एक परसेप्शन उभर रही है, जो भी क्रिएट कर रहा है या जिस तरह खबरें भी आ रही हैं? सबको पता है एमक्यूएम का जो इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट है वो लंदन में, अल्ताफ भाई वहाँ हैं, और हम तकरीबन आप देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, हर माह या दूसरे माह कोई ना कोई डेलीगेशन या कोई ना कोई जो जिम्मेदार है पार्टी का, वो वहाँ मीटिंग्स में जा रहा होता है। ये कोई नई बात तो नहीं है। फारूक सत्तार पहली दफा नहीं जा रहे, बाबर गौरी पहली दफा नहीं जा रहे, और बहुत सारे, मैं अभी कोई 1 महीना हुआ है वहां से वापस आया हूं। ठीक है, तो ये तो मीटिंग्स हमारी चलती रहती हैं। इनको चाहिए जो जिनके ख्वाहिशात हैं कि एमक्यूएम को नुकसान पहुंचे, वो अपने काम से काम रखें, और बड़े मसाइल हैं उन पे ध्यान दें, एमक्यूएम को छोड़ें। राइट, ये आपका पॉइंट आगा। वसीम साहब आप मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, मुझे बताइए मुराद सईद साहब, मैं प्रोग्राम के आखिर से पहुंच गया हूं, बात ये हो रही है कि अब इमरान खान साहब ने अनाउंस करना है इस बारे में, ये धरनों का जो है कि कंटिन्यू रहेंगे, या अभी आप समझते हैं कि नहीं, जब तक के ड्रोन नहीं रुकेंगे धरने कंटिन्यू रहेंगे, ख्वाह अमेरिका ने मुअत्तल किए नेटो सप्लाई लाइन या नहीं की? जी मुराद साहब। इसमें मेरा भी एक सवाल, जी मैं आऊंगा, जान साहब मैं आऊंगा, जान साहब इकट्ठे बोलेंगे समझ नहीं आएगी, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा, मुराद साहब को कंप्लीट करने दीजिए। जी मुराद साहब। हमने ये धरना दिया है ड्रोन हमलों के खिलाफ, और अभी हमारा धरना जारी रहेगा। अच्छा, हम ये तवक्को करते हैं कि जो हमारी मरकजी हुकूमत है ये थोड़ा सा संजीदगी का मुजाहिरा करे। यहां पे बात होती है, मैंने कहा कामरान, इन सब से, ये जो 2 साहिब आपके साथ बैठे, इनसे भी एक सवाल करें कि आप लोग सब कहते हैं कि ड्रोन हमलों के खिलाफ है, कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? क्यों मरकजी हुकूमत की तरफ से खामोशी है? कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट तो करे कि एक ही वाहिद जुमात है जो कि अपने शहरों की तहफ्फुज के लिए खड़ी तो हो गई है, जो कि आंखों में आंखें डाल सकती है, जो कि अमन की बात कर रही है। यहाँ पे वसीम अख्तर साहब ने तहरीक इंसाफ के हवाले से बात की, मैं एक जिक्र करूंगा। कराची में रोजाना 15 से 20 बंदे हमारे शहीद हो रहे हैं।
आपने देखा कि पिछले 10-11 साल से ये हुकूमत में बैठे हुए थे, कराची की वायलेंस में इजाफा होता गया। जब भी ऑपरेशन होते हैं उसमें बंदे गिरफ्तार होते हैं, तो जो भी स्टेटमेंट्स आती है उसमें MQM का कोई ना कोई बंदा होता है। तो वसीम अख्तर साहब से मैं ये अर्ज करूंगा कि ये रोशनियों का शहर था, इसको अंधेरे में धकेल दिया गया है। वसीम साहब से पूछ रहे हैं आप, हाथ में वहां पे तो हम काम करें। जी जी वसीम अख्तर अच्छा जान साहब मैं आपको आता हूं एक मिनट, लेकिन जल्दी से क्विकली वसीम साहब, उसके बाद जान साहब के पास आऊंगा। वसीम साहब क्विकली रिस्पॉन्ड कर दीजिए। रोशनियों का शहर आपके हाथ में था, आपने मलिया मलेट कर दिया बकौल मुराद सईद साहब के, संभाल नहीं सके आप उसको। अल्ताफ भाई 5 साल से कह रहे हैं कि तालिबानाइजेशन हो रही है जी इस शहर में, उस पे किसी ने कान नहीं धरा। अब जो उनके ताने बाने हैं वो इनके सूबे में सारे, इनके सूबे में जो हाल है अल्लाह रहम करे। इनकी अपनी हुकूमत है, फुल फ्लेजेड, ऑल द पावर्स। जी क्या रिजल्ट दे रहे हैं? बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, किलिंग्स हो रही हैं, कामरान जवाब दूंगा। गैर मुल्की दहशतगर्द हैं इनके सूबे में। वो कंप्लीट तो आप दूसरों को छोड़ें, आप अपना सूबा, जबकि जहां पावर्स हैं आपके पास, 100% पावर्स आपके पास हैं, इंप्लीमेंट करें, डू समथिंग। ये पॉइंट आ गया आपका। मुराद साहब एंड में हूं आपके डॉलर्स पास, देना बंद करें अमेरिका से। ठीक है। अच्छा जी जान जगज़ई साहब, आप बड़े बेताब हो रहे थे जनाब, बोल ही दे, दिल के अंदर है बात। मैं सिर्फ ये कहूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि पहली संजीदा बात हुई है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी लीडरशिप ना इनसे कम मुहिब वतन है और ना इनसे कम जो है वो समझती हैं कि इन पे कुछ होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि क्या वो सब गलत है? नहीं। अगर आप समझते हैं तमाम मीडिया जो है उन्होंने इनका धरना रिजेक्ट किया है, वो इसलिए किया है कि उनको समझ नहीं है सियासत का कि किस तरह मीडिया ने बड़ी कवरेज दी यार, ये तो ना कौमी रद्द-ए-अमल के तौर पर सबको बैठना है। ठीक है, ये पॉइंट आ गया आपका। नहीं, वो हेडलाइंस दी है वो इसलिए डिसरप्शन के लिए दी है ना, डिसरप्शन के लिए। बिल्कुल, अगर मैं कल जो है रास्ते बंद कर दूं मुझे भी कवरेज मिलेगा। ये पॉइंट आपका आ गया, क्योंकि वो कहते हैं ना वो जर्नलिज्म में कि ठीक। अच्छा एक बात, आखिरी बात ये कि एक लाइटर मोड पे आपने इन्होंने कहा कि मैं लंदन से आया, मुझे मालूम नहीं है। मैं तो पिशावर धरने में इमरान खान के बच्चे जो लंदन में वो थे। ठीक है, ये जवाब आ गया आपका। मुराद सईद साहब आखिरी 10 सेकंड आपके पास, कुछ कहना आपने? गरीब बच्चों को डंडे हाथ में दिए थे, सारे लोग यूरोप में बैठे हुए हैं, पार्टी है। देखिए जाना चाहिए को मैंने जिस तरह जिक्र किया था, मैं अपनी बात पे कायम, मैं इसको जानता हूं, ये मेरा जाती तौर पे तो दोस्ती है इनके साथ, लेकिन ये जो पार्टी का मौका पाए कर रहे हैं इनको पता ही नहीं है ये अभी कर सकते। दूसरी बात वसीम अख्तर साहब ने बात की सूबे के हवाले से, सूबे में हम डिलीवर कर रहे हैं, फाटा हमारे डिलीवर कर रहे हैं, फाटा आपके लिए आता है, वो आता है उसके साथ हमारी इमरान खटक ने हमारी इमरान खटक ने। बहुत शुक्रिया हमारे पैनल व्यूअर्स। आज हमने आपसे सवाल पूछा था ओपिनियन पोल में कि क्या चेयरमैन नादरा जो है उनकी बर्खास्तगी के पीछे जो वजूहात है उनमें जो जाली वोटों वाला मामला उस पर इंक्वायरी रुकवाना है। जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसके रिजल्ट सामने हैं। 89% लोग समझते हैं कि इसकी यही वजह है कि चेयरमैन नादरा को इसलिए बर्खास्त किया गया रातों रात कि उनको उस इंक्वायरी को रुकवाना है जो 4 सैंपलिंग के लिए दिए गए, जबकि 11% लोगों ने करना है। ये आज का प्रोग्राम था। व्यूअर्स अपनी फीडबैक देते रहिए। कल बलोचिस्तान बल्दियाती इलेक्शंस हैं, उस पर बात करेंगे। कल अगर रिजल्ट्स हमें नहीं पता कल 8 बजे तक आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन बल्दियाती इलेक्शंस कल आपके साथ दोबारा मिलेंगे इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से।